चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले डेप्रिसिएशन। इसके आगे का चैप्टर होगा कंसाइनमेंट। याद रखना, क्योंकि मुझे जैसा पता है बहुत से स्टूडेंट जो है वो स्पेसिफिक चैप्टर के लिए आना चाहते हैं। आपको बोल के दिया कंसाइनमेंट हो गया तो बता दे मुझे, कंपनी अकाउंट होगा तो बता दे मुझे, ठीक है। तो अगे कंसाइनमेंट इसके आगे का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपके दोस्तों को बता के रखना, जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उनको बता के रखना कंसाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। ये आपकी मैं ग्रुप में डालूंगा, बट वो कभी कभी क्या हो जाता है कि जल्दबाजी में भूल जाते हैं। आपको बताया ना ऐसा कि एक स्पेसिफिक चैप्टर को मुझे बता दे, ऐसे कुछ होंगे आई एम श्योर। उस दिन आने दो, उनको पकड़ लेता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बोलने वाला नहीं तो आप बोलोगे कि सर कुछ तो भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। उनको लगता है कि नहीं उसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम इसी के लिए कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है। बट कभी भी अच्छी बात है कि आप जो लोग कंटिन्यूसली आ रहे हो सभी चैप्टर के लिए, दैट इज वेरी गुड। क्लियर, सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब आप पूरे उसे सीरियसली ले रहे हो कि नहीं सब कुछ अच्छा करना, अभी कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर है ओके उनके लिए थैंक यू, ठीक है, ये कहता हूँ। और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए वेलकम, ठीक है। आना होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे से वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक चैप्टर के लिए, ठीक है। अब उनको बताते जाओ ओके। और स्पेसिफिक चैप्टर सिर्फ इतना उनको बता दो कि चैप्टर आपके दोस्त है ना, एटलीस्ट उतना तो बता सकते हो ना कि चैप्टर रेगुलर अटेंड कर ले। क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आते, एक दिन आते हैं, वो रेगुलर टाइप के नहीं होते हैं, तो उतना आप अपने भी दोस्त की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसा वहां पे क्या घर वालों का नंबर लेकर रखना, तूने छुट्टी ली तो घर पे कॉल जाएगा, हाँ क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं ऐसा करता था दोस्तों के साथ, ठीक है, उनके भले के लिए कर रहा हूँ ना, थोड़ी ना मेरा कोई इंटरेस्ट है इसमें, वो आया नहीं आया मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। बट दोस्त के लिए ऐसा नहीं सोच सकते ना, उसका भला ही सोच सकते हैं अगर वो सच में अपना दोस्त है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा बोल दो बैठने के लिए, ठीक है। जो अभी आगे से मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, पहला होगा कंसाइनमेंट होगा, ठीक है। कंसाइनमेंट के बाद में इन्वेंट्री, अभी डिपेंड इन्वेंट्री आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, किसी को इजी लग सकता है किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। बाद में कंपनी अकाउंट होगा और बाद में पार्टनरशिप होगा, तो ये बातें वहाँ पे क्या कि अभी सीक्वेंस में चलती जाएगी। तो आगे से वो चैप्टर रहेंगे। आज के दिन डेप्रिसिएशन बहुत से लोगों को आता है ऐसा लगता है, हाँ आता है ऐसा लगता है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, बोलो फटाफट। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, आवाज नहीं आ रहा। SLM, WDV, SYD, कितनी, एन्युटी, सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। आपने बोला SLM मेथड जो है वो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। आई वॉज आस्किंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, सो ऐसे भी होता है ओके। हाँ ये दोनों बातें अलग है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट एंड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में आता है SLM कैलकुलेशन। SLM क्या होता है, वो कैसे एंट्री करनी है वो बताता है क्या, SLM आपको एंट्री करनी बताता है। SLM क्या बताता है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको कौन बताता है, बोलो SLM। WDV भी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मतलब मान लो ओके क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, डिवाइड बाय 10 ईयर्स लाइफ, स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, ये आपको सिर्फ कैलकुलेशन बताता है, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट कंसेप्ट। बराबर, एग्जाम में ऐसा होता है क्लैरिटी ना हो तो क्वेश्चन और पूछा है हम और लिख के आ गए, बाद में एग्जाम्पल बोल रहा मैं क्या बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, नया है वह ओके। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन वहां पे आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं पूछ रहा हूं रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन और ये बोल रहा है चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और आपको लगता है मैंने तो करेक्ट लिखा था, इंस्टीट्यूट ने गलत मार्क्स दे दिए। अब पूछा क्या, ये ठीक से समझो, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ये अलग बात है। सबसे पहले ठीक से पढ़ने की आदत डालो। एग्जाम में बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको पूछा कुछ और जाता है, आंसर कुछ और देके आते हो, आपका आंसर करेक्ट है बट वो अलग क्वेश्चन के लिए, आंसर करेक्ट है बट वो अलग क्वेश्चन के लिए, क्लियर, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ
रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मैं इसी वजह से बोल रहा हूं कि सबको लगता है कि मुझे ये चैप्टर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सी चीजें जो है वो आप इसमें समझ सकते हो, एडिशनली आपको पता चल सकती है। क्लियर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूज करोगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम खत्म हो गया, ठीक है। बाद में ड्यू टू एब्सोलेसेंस, मतलब क्या? चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जो वैल्यू कम होती है एसेट की, वो एसेट की वैल्यू जो कम होती है उसे हम बुलाते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा, अकाउंटिंग का लॉजिक समझो, ठीक है, कि जो भी मैंने आपको ये बताया, जो भी आप खर्चे करते हो, मतलब जो भी पैसे देते हो, उसका बेनिफिट मिल गया हो, बोला कि मिल गया हो तो क्या होता है? एक्सपेंस। और बेनिफिट मिलने वाला हो तो एसेट। बेनिफिट मिल गया हो तो एक्सपेंस, और बेनिफिट मिलने वाला हो तो एसेट, बराबर। तो जब हम एक अमाउंट, मतलब जैसे मशीन परचेस करते हैं, उसके लिए 10 लाख देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि बेनिफिट पूरा मिल गया या मिलने वाला है, क्या कहेंगे? मिलने वाला है, मतलब एसेट दिखाते हैं। बट जब 1 साल कंप्लीट होता है, ध्यान दो, जब 1 साल कंप्लीट होता है, आगे कितने साल है? 9 साल। आगे कितने साल है? 9 साल। तो 1 साल के बाद में सिचुएशन क्या आता है? कुछ बेनिफिट लिया और कुछ बेनिफिट लेना बाकी है। तो आपने वही करना चाहिए ना, जितना बेनिफिट लिया वो एक्सपेंस, और जितना बेनिफिट लेने वाले वो एसेट। तो हम क्या करते हैं? 10 साल में से 1 साल का बेनिफिट ले लिया, तो हम 1 साल का डिप्रिसिएशन कहां पर डालते हैं? एक्सपेंसेस साइड में। और बाकी 9 इयर्स का बेनिफिट लेना बाकी है, वो कहां पे दिखाते हैं? एसेट साइड पे। तो सिंपली हमने जो चीजें यूज की, जो जिसका आपने बेनिफिट लिया, वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? एक्सपेंसेस। और आप एसेट यूज करते हो 1 साल के लिए, अगर एसेट यूज की हो तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, और डिप्रिसिएशन के नाम से उसे हम प्रोवाइड कर देते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं 9 साल चलने वाले एसेट, तो बाकी 9 साल में उसे हम एडजस्ट कर देंगे, अभी के लिए कुछ नहीं करना। डन? समझे? क्लियर? ठीक है। तो ऐसी केस में डिप्रिसिएशन अपने अकाउंटिंग टर्म्स में बोला जाए तो जो फायदा लिया वो डिप्रिसिएशन। तो इसी वजह से फायदा जैसे लेते हो वैसे डिप्रिसिएशन दिखना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं? 5 साल लाइफ है, कांस्टेंट है, और हर साल, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, एक एग्जांपल ले लो, ये जो हॉल है ये ओन है, मतलब मान लो कि ये जो है वो ओन है, ओके। अभी ऑब्वियसली लैंड की कोई मतलब क्या है कि लाइफ, मतलब लैंड की जो लाइफ है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जो भी अनलिमिटेड लाइफ वाले चीजें हैं वो चीजों की वैल्यू बढ़ती है, और लाइफ अनलिमिटेड हो, जैसे लैंड, ठीक है, उसके ऊपर कभी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं होता। सो हमने प्रोवाइड किया था लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें आपने बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, लैंड के ऊपर नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग जब कहा जाता है तो उसमें से बिल्डिंग वाले पोर्शन के ऊपर लॉजिकली डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, लैंड वाले पोर्शन पे नहीं, बिकॉज लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर कार लेने जाते हो, पुरानी कार लेनी है, ओके, कार की लीगल लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स, पता है? लीगल लाइफ 15 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद में अपनी इंडिया में चलाते हैं, बट लॉजिकली चलाना अलाउड नहीं है, वो कुछ तो भी फिर से लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ तो भी होता है समथिंग, वो जान दो। तो 15 साल लीगल लाइफ है। आप अगर 13 ईयर्स पुरानी कार देखते हो, वो बोलता है ये 13 ईयर्स पुरानी कार है, ठीक है, तो इसे मैं 5 लाख में ली थी, 5 लाख में ही बेचना चाहता हूं, तो आप लोगे? नहीं। क्या सोच के नहीं लोगे 5 लाख में? क्योंकि 2 साल में ये तो खत्म होने वाली है, उसके लिए 5 लाख, उससे बेटर मैं नहीं ले लूं, ओके। वो कितने साल चलेगी? 15 साल। भाई मुझे ज्यादा दिन के लिए यूज करना मिलेगा। बट लैंड के लिए कितनी पुरानी लैंड है ये पूछते हो? क्यों? लाइफ तो चलने वाली है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कितनी पुरानी है उससे। सुना आपने कभी पूछा है, देखा है लैंड कितनी पुरानी है? ठीक है, वहां से वो पत्ते उठा के फेंक के मारेगा, भाग यहां से चल, ठीक है। क्यों वहां पे मतलब पागल बनाया, या मतलब क्या है कि क्यों इरिटेट गया है, ठीक है, ये टाइप का हो जाएगा। तो कहना ये है कि लैंड वाले पोर्शन पे नहीं, बिल्डिंग वाले पोर्शन पे डिप्रिसिएशन लगता है, और वो जो डिप्रिसिएशन होगा वो आपका यूज जैसे होगा उसके हिसाब से प्रोवाइड करना चाहिए। अब एक देखो, ध्यान दो, ये जो हॉल है, ओके, ये मान लेते बिल्डिंग, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो अगर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो इसकी लाइक मान के चलते 20 ईयर्स है, कि ये हॉल 20 ईयर्स तक यूज किया जा सकता है। अभी मोर और लेस हर साल या हर दिन लगभग क्या होता है? सेम ही यूज होता है ना, लगभग। आप देख रहे हो लगभग, थोड़ा बहुत यहां वहां पे होता है कि मतलब क्या है कि बैच एक खत्म हो गई, दूसरी बैच को
वहां पे क्या है कि 15 दिन बाद स्टार्ट होने वाले, बट उतनी माइनर चीजें हम कंसिडर करें, वो तो हर साल होता है ना, मतलब हर साल ये हॉल का यूज लगभग सेम होगा लगभग, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए कौन सी मेथड ज्यादा सुटेबल होगी, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? इसके लिए एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? एसएलएम ज्यादा बेटर है। क्यों? एसएलएम में क्या होता है, डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है, हर साल जितना यूज किया, हर साल जितना बेनिफिट लिया, उसी पैटर्न में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन। समझ आ गया? और मशीन्स का क्या होता है, बहुत से मशीन्स का क्या होता है, मशीन लाइफ, मशीन की जो लाइफ होती है बिगिनिंग में बहुत अच्छे से चलती है, बिगिनिंग में बहुत इफेक्टिवली इफिशिएंट चलती है, और एंड में वहां पे बंद पड़ने लगती है, बार बार रिपेयर करो, ठीक है, वो प्रोडक्शन उतना क्विकली नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में एंड में क्या हो जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मशीन के लिए जनरली कौन सी मेथड सुटेबल है, डब्ल्यूडीवी। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो ज्यादा बेनिफिट देगी, तो ज्यादा डिप्रिसिएशन इनिशियली, और बाद में डब्ल्यूडीवी क्या होता है, कम डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। समझ आ गया? ठीक है, तो आपकी जो मेथड है ना, वो आप कैसे यूज करें वो एसेट, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। समझा? इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, याद रखना। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो एसेट्स के बारे में बोलता है और डिप्रिसिएशन के बारे में बोलता है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बोलता है कि वो जो depreciation shall be provided in the pattern of economic benefit received or receivable in future। कौन से पैटर्न में डिप्रिसिएशन होना चाहिए? जो आप बेनिफिट ले रहे हो, जो आप बेनिफिट ले रहे हो उस पैटर्न में होना चाहिए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? एएस भी वही बोल रहा है, एएस कोई मेथड नहीं बोलता है, एएस बोलता है कि जैसे आप बेनिफिट ले रहे हो उस पैटर्न में क्या करो, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करो। ठीक है, कोई डाउट? नो? पक्का? ठीक है, तो यहां पे देखना मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। बैग के पीछे, हेलो 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 हेलो, हाँ बाकी का इंट्रोडक्शन होगा, लिखने की जरूरत नहीं इतनी। अभी मेन पॉइंट पे, मुद्दे पे आ जाता है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। पहला मेथड है चार्जिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू एसेट। डेप्रिसिएशन क्या करना है, डायरेक्टली एसेट में डालना है और डायरेक्टली एसेट को क्रेडिट करना है। आज तक अपने 11-12 में क्या किया था, 11-12 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बराबर ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब एसेट को डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया। तो कब किया था ये आपने, बोलो ये कब किया था? फॉलोड इन 11-12। हाँ, वन मिनट, चार्ज डेप्रिसिएशन दूसरा जो है अरे क्या कर क्या रहा है तू, कैशबैक का इतना होता है? मुझे वो कैशबैक की आवाज से दूसरा ही कुछ याद आ गया। आए हंस क्यों रहे हो? हाँ, ऐसा क्या इमेजिन कर लिया आपने? आगे, तो डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज टू एसेट, एसेट को चार्ज अगर नहीं किया, एसेट को अगर चार्ज नहीं किया तो कहां पे लिखेंगे, केप्ट इन
depreciation kept in separate account कौन सा? provision for depreciation account. राइट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब यहां पे एंट्री कैसे आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सेकंड मेथड में. एसेट में डालना है क्या? नहीं डालना है. एसेट में डालना है क्या? हाँ या ना? नहीं. कहां पे डालना है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. अभी फर्क क्या पड़ा? यहां पे एसेट में क्रेडिट हो गया, राइट, पहले मेथड में, और दूसरे मेथड में अलग अकाउंट में रख दिया. फर्क क्या पड़ा? मेन फर्क क्या पड़ता है इससे मेन फर्क क्या पड़ेगा? एसेट की वैल्यू कहां पे कम होगी? फर्स्ट मेथड में, क्योंकि एसेट आते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन के पे याद है ना, मैंने बताया था, एसेट बढ़ गई तो डेबिट, कम हो गई तो क्रेडिट. तो एसेट जब परचेस की थी तब क्या किया था? डेबिट. अभी एसेट कम हो जाए तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा? मतलब एसेट बेसिकली कब हो गई? पहले मेथड में क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन डाली, एसेट को क्रेडिट कर दिया. और दूसरे मेथड में डेप्रिसिएशन एसेट में डाला क्या? नहीं, एक सेपरेट अकाउंट में रखा है, which is known as provision for depreciation account. मतलब एसेट को क्रेडिट दिया नहीं है, तो एसेट की वैल्यू कौन सी दिखाई देगी? जिस वैल्यू पे आपने एसेट परचेस की थी. क्लियर? तो यहां पे देखो, पहले मेथड में WDV रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में जो वैल्यू आती है, माइनस होने के बाद में, रिटर्न डाउन मतलब कम करके वैल्यू. ठीक है. और यहां पे क्या? दूसरे मेथड में हमने एसेट में डाला ही नहीं क्रेडिट साइड पे, तो क्या हो गया? एसेट इज शोन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या? परचेस प्राइस. उस पर दिखाई देगी ना, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो अलग अकाउंट में रखा. आ रहा है क्या ध्यान में? ठीक है. दो मेथड, पहला बोलो. पहले मेथड में क्या होता है? डिप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट. उससे क्या हो जाएगा? एसेट किस पे दिखाई देगी? WDV. और दूसरे मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज टू केप्ट इन सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें एसेट में डाला ही नहीं तो एसेट की वैल्यू कम होगी नहीं. आ समझ में? कोई डाउट? अभी अगला पॉइंट ये आता है कि जब एसेट बेची जाएगी तब क्या होगा? कुछ तो भी फर्क पड़ेगा ना दोनों मेथड में. पहले मेथड में एसेट कितने में दिख रही है? डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद में आज की वैल्यू पे. 3 साल बाद का डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, चौथे साल में बेच रहे हो. ठीक है. और ये तो आपको पक्का पता होगा कि जब एसेट बेची जाती है उस दिन तक का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होना चाहिए. मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल आप 3.5 साल बाद एसेट बेच रहे हो, तो 3 साल का तो प्रोवाइड किया होगा. कब? ईयर एंड तक. और अगले क्या? 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करोगे. जो भी मेथड है SLM होगी, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जितना 1 साल का आया था पहले, उसका आधा प्रोवाइड करेंगे. और WDV है तो जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर 10% जो भी परसेंटेज दिया वो कैलकुलेट करेंगे, उसके 12 से डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप क्या करोगे? जितने दिन, मतलब मान लो 3 महीने यूज किया एसेट, तो 3 महीने का भी एडिशनल डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो. 3 साल 3 महीने यूज किया, और जिस दिन एसेट बेचो उस दिन की एसेट की वैल्यू कितनी है ये निकालना होता है. तभी जाके पता चलेगा कि एसेट कितने में बेची जाए. मतलब मान लो 5 लाख में एसेट परचेस की, 3 साल यूज की, 4 लाख में बेची, फायदा हो कि लॉस हुआ? 5 लाख की एसेट 5 साल पहले परचेस की या 3 साल पहले परचेस की, यूज की, ओके, और उसके बाद में 3 साल बाद उसे 4 लाख में बेच दिया. फायदा? क्या मान रहे हो यहां पे? देखो, अगर आप डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हो तो उस केस में आपको क्या दिख रहा है? 4 लाख में लॉस दिख रहा है. बट थिंग इज दैट आपने 3 साल के लिए यूज भी तो की ना एसेट, तो जितनी यूज की उतना एक्सपेंसेस में पहले डालना चाहिए था. तो एक्सपेंसेस में जाने के बाद में शायद से 50,000, 50,000, 50,000, 3,000 के गए, तो कितना बचता? 3.5 लाख. आज वो एसेट 3.5 लाख की है, हमें उससे फायदा 3.5 लाख का मिलने वाला है.
लेकिन आज कितना मिला 4 लाख, फायदा हो गया ना, लॉस कहां पे? तो कभी भी भले कोई भी मेथड हो, फर्स्ट या सेकंड, कभी भी एसेट बेचते वक्त उसकी आज की वैल्यू मतलब डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद की जो वैल्यू आती है ना वो कैलकुलेट करो और बाद में बेचते वक्त फायदा या लॉस से पता चलेगा। आज समझे? अभी कैसे कैलकुलेट करें, इसमें तो दिमाग लगाने की वाली जरूरत नहीं, किसमें? फर्स्ट मेथड में, वो तो कैलकुलेट कर लिया। कैसे? डायरेक्टली जो भी डिप्रिसिएशन वो कहां पर डाल दिया? एसेट के क्रेडिट साइड पे। लेकिन दूसरे मेथड में क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है? सेपरेट अकाउंट में रखा है ना, कौन से? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब मान लो एसेट में 5 लाख की एंट्री है, एसेट आ गई तब, और हर साल 50,000 50,000 50,000 कहां पर डाल दिया? कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो दिखा है ये जो है ये क्या है? एसेट कितना? 5 लाख। ये जो है ये क्या है? प्रोविजन कितना? 1.5 लाख। अगर इन दोनों को एक किया जाए भाई कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। तो बेचते वक्त इन दोनों को मुझे एक करना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि आज की वैल्यू पता करनी चाहिए ना, तब तक प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर एक ही करना है तो अलग क्यों रखा? मतलब बाद में एक ही करना है। ठीक है, मतलब बिछड़ के मिलने का मजा और होता है। ठीक है, बिछड़ने के बाद मिलने का मजा पता है ना? सर नहीं पता, अभी तक मिले ही नहीं तो बिछड़े कहां से? ठीक है, हाँ ओके। तो ऑब्वियसली जुदाई के बाद में मिलने का मजा और ही होता है, बराबर? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हाँ लॉजिक ये नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर ने लॉजिक क्या मतलब बता दिया। ओके, तो देखो ध्यान दो क्या होता है प्रैक्टिकली। आप सोचो, मैं एसेट जब बोलता हूं कि मेरे पास 3.5 लाख की आज 3.5 लाख की है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि एसेट और कितने साल चलेगी। पता चलता है क्या? मैं बोल रहा हूं 3.5 लाख की एसेट है, आपको कुछ पता चला कितने साल चलेगी? नहीं। एसेट 5 लाख की है, 1.5 लाख डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। अलग अलग दिख रहा है ना, क्योंकि एसेट अलग और 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन अलग से माइनस हो जाए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, तो 3.5 लाख बचे। मतलब कितना यूज हो गया और कितना यूज करना बाकी है, समझ में आ रहा है ना? भाई कितना यूज हो गया? 30% यूज हो गया, 70% यूज करना बाकी है। मतलब ये एसेट बेसिकली इतने की थी, इतने अभी उसकी वैल्यू बचे। मान लो 1 करोड़ की आपने मशीन परचेस की थी, उसको 9 साल यूज किया, 90 लाख डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। ओके, और 90 लाख प्रोवाइड करने के बाद में 10 लाख की मशीन है आपके पास। अगर सिर्फ आपको 10 लाख बताया जाए और बोला जाए ये कितने साल चलेगी बताओ, कुछ पता नहीं है, सिर्फ 10 लाख बताया गया तो। लेकिन मैंने अलग बता दिया एसेट की वैल्यू ओरिजिनल 1 करोड़ और नीचे माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 90 लाख। आप क्या समझोगे? 90% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, आधा तो वो शमशान में पहुंच गया है। मतलब वहां पे क्या है कि ऐसा पैर तो वो मशीन ने शमशान में रख दिया है, मतलब वो मरने वाली है। म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये काय म्हणतात, अर्ध्या गौऱ्या मसनत गेल्या। ओके, 90% गए, क्योंकि 1 करोड़ में से 90 लाख का तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। तो बहुत सारे जो एक्ट है, लॉज है, वो कहते हैं कि आप एसेट की वैल्यू अलग दिखाओ, उसमें से माइनस अलग से प्रोविजन दिखाओ। मतलब बैलेंस शीट में दिखते वक्त ऐसा ही दिखाई देगा। शो कैसे होगा? एसेट माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डायरेक्टली 10 लाख दिखाने से बेटर है ना। 1 लाख किसके? एसेट के, माइनस उसी के नीचे क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना? 90। आउटर में कितना दिखाएगा? 10। बट पढ़ने वाले को समझेगा नहीं समझेगा? यस, कि 1 करोड़ की एसेट अभी सिर्फ 10 लाख की बची है, मतलब बहुत लाइफ कम है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई डाउट है? ठीक है, इस वजह से हम अलग अलग दिखाते हैं, लॉ भी इसे रिकमेंड करता है। मतलब आगे जाके आप इंटरमीडिएट में जब आओगे तो इंटरमीडिएट में ये मेथड मेनली कौन सी फॉलो होगी? ठीक है, अगर आप कंपनीज के लिए जाते हो, कंपनी अकाउंट उसके लिए जाते हो, ठीक है, तो ये सेकंड मेथड जो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वो मेनली फॉलो होती है। और नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं तो पहले वाली मेथड जनरली। नॉर्मल मेथड के लिए भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंपनीज में तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जनरली मेंटेन अलग से ही किया जाता है। वैसे ही बताया जाता है कि एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन? आज तक का प्रोविजन में वही किया ना मैंने, 50,000 ऐसे 3 बार निकाल कर रखे, कितना हुआ? 1.5 लाख जमा हो गया। इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये दोनों कंसेप्ट क्या है? वही है। आज समझ में क्लियर? कोई डाउट है? पक्का? ओके, तो यहां पे बेचते वक्त क्या होगा?
बेचते वक्त क्या होगा, ध्यान दो। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, पहले मेथड में क्या था, एसेट अकाउंट। डेबिट पे कितनी एंट्री हो गई थी, 5 लाख ना। फर्स्ट डिप्रिसिएशन कितना, 50,000। सेकंड ईयर का 50, कितना, अरे आवाज आने दो, हाँ। इतनी कम एनर्जी वाली बैच, ठीक है, जनरली आदत नहीं मुझे, ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट चिल्लाते रहते हैं, उस उल्टा मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, ठीक है। मॉर्निंग में भी अभी इंटरमीडिएट की बैच चल रही है, वो एनर्जेटिक रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हुई, ऐसे वाला लगता है कि आपको इस वजह से चिल्लाना नहीं, हंसना नहीं, लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ है क्या, ठीक है, अभी भी सदमे में हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ना। तो हंसो खेलो, ओके, पढ़ाई तो साथ में चलनी वाली है, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ज़्यादा लोड लिया तो उल्टा ज़्यादा आप टेंशन ले लोगे, ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा है, 3.5 लाख। अब अभी आपने कितने में बेचा, 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एसेट की वैल्यू जो है वो कितनी दिख रही है, बाय बैलेंस, वो है ना 3.5 लाख। अभी कितना बैलेंस बचा है, 3.5 लाख। बराबर, कितने में बेचा, बाय बैंक, कितना आया, 4 लाख। तो डिफरेंस जो है क्लोज हो गया ना, अकाउंट तो क्लोज हो गया। डिफरेंस 50,000 का एक्स्ट्रा, वो कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट में ना। 4 लाख टू डिफरेंस P&L अकाउंट में जाएगा, कितना, 50,000, करेक्ट है, 50,000 P&L अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे डेबिट है, मतलब P&L अकाउंट को क्या मिलेगा, क्रेडिट, एसेट को डेबिट साइड पे लेगा। अभी ये देखो ठीक से समझो, ठीक है। कभी मिलाया कि नहीं, मिलन किया कि नहीं, अरे हाँ, मैं अच्छे ही बोल रहा हूं। हाँ। कभी बिछड़ों को मिलाया कि नहीं मिलाया, हाँ हाँ, बोलो, बाय बैंक। ठीक है। तो भले अपना कुछ हो ना हो, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई आपसे एडवाइस मांगे कि क्या करना है, मतलब अभी 14 फेब है तो क्या किया जाए, क्या गिफ्ट दे दूं, उसे क्या देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे सजेशन में देना, धोखा दे दे उसे, ठीक है। सजेशन अच्छी देना कुछ तो भी। तो अभी हम मिलन करने वाले, आपने कभी नहीं किया ना, अभी हम मिलन करने वाले, ठीक है। तो मिलन याद रखना, मिलन देखना, हाँ, ठीक है। तो ये एसेट है और ये क्या है, अरे मिलन, रुको, कंट्रोल, हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो हम देखेंगे, हाँ। तो एसेट में क्या बैलेंस है, टू बैंक क्या है, 5 लाख, ठीक है, टू बैंक 5 लाख। बाय बैलेंस, मैं उस दिन तक का बैलेंस निकाल के रख रहा हूं, 3 साल बाद, टू बैलेंस कितना, 3 इयर्स आफ्टर, या 4th ईयर ना, 4th ईयर। और यहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या हुआ है, हर साल डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, करेक्ट है, अलग अकाउंट में रख दिया, एसेट में डाला ही नहीं। तो इस वजह से फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना, बोलो, सेकंड ईयर 50,000 एंड थर्ड ईयर, करेक्ट है। ओके, इस तरह से आपका 3 साल के बाद में बैलेंस क्या दिख रहा है, 4th ईयर 1.5 लाख ना, टू बैलेंस, हाँ।
करेक्ट है? 1.5 लाख 1.5 लाख। रेडी? हाँ ठीक है, चलो। मतलब आपकी बैच में जोक्स करने में मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है आपके चेहरे के कोई तो वहां से कुछ फेंक के मारेगा मुझे। नहीं, पहली हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है, तुम्हें कहाँ पे मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट की मॉर्निंग की बैच में पूछो, वो जाते वो आपको बता देंगे कितनी हंसी मजाक वहाँ पे चलता है। बोलते क्या? ओके, हाँ बोलते हैं ना, आज भी पूछ लेना। ठीक है, तो बहुत वहाँ पे मैंने एक्टिंग करके दिखाई कि कैसे बोलना चाहिए लड़कियों ने, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बट आपके चेहरे देख के ऐसा लगता है कहीं वो हाथ में बोतल है उसके, वो फेंक के ना मारे। ठीक है, एक तो हम फेल हो गए और तुम्हारा ये क्या चल रहा है ऐसे टाइम में। मतलब मैं ये बिलीव करता है कि हाँ, हंसते हंसते पढ़ो, ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन होगा, ध्यान लगेगा। ठीक है, सो रिलैक्स हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो ना साथ में तो अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। क्लियर? तो ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो 1.5 लाख 1.5 लाख, और यहाँ पे कितना है बैलेंस? 5 लाख। करेक्ट है, दोनों अकाउंट में। अभी मैं ये एसेट बेच रहा हूं, तो एसेट बेचते वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि ये एसेट 5 लाख की है। सही बात है कि 5 लाख की बोलना नहीं, 3 साल हो चुके हैं, तो ये एसेट सच में कितने की? 3.5 लाख की। बट मैंने उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से किया था जहां पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलग दिखे और एसेट की वैल्यू अलग दिखे। इस वजह से अगर मुझे उसे आज की वैल्यू पे लेके आना होगा तो कैसे लेके आऊंगा मैं? कैसे लेके आऊंगा? मुझे ये 1.5 लाख का बैलेंस यहीं पे रखना है या ट्रांसफर कर देना? ट्रांसफर कर देना। कहां पे ट्रांसफर करूं? एसेट में। मतलब अगर मैं यहां पे 1.5 लाख क्रेडिट साइड पे देख पा रहा हूं, देख रहे हो ना सभी, तो उससे मैं डेबिट दूंगा, 1.5 लाख को डेबिट कर दूंगा। उससे क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्लोज होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। और वो बैलेंस कहां पे आएगा? एसेट के क्रेडिट साइड पे। मतलब क्या हो गया? प्रोविजन को डेबिट मिला, वहां से उठा लिया बैलेंस और कहां पे डाल दिया? एसेट के क्रेडिट साइड पे। हालांकि डिप्रिसिएशन एसेट के कहां पे जाता है? क्रेडिट साइड पे जाता है, वही हम कर रहे हैं। लेकिन आज तक सिर्फ डिप्रिसिएशन अलग जगह पे रखा हुआ था। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब अलग जगह पे रखा था, निकाल के बाद में उसमें डाल दिया। मतलब ये सिंपली मान लो, ठीक है, कि बैंक वहां पे क्या है कि बैंक में पैसा जो, ओके, एक फॉर एग्जांपल आपके घर पे ऐसा चलता होगा कि घर पे मम्मी को अगर आदत होती है सेविंग करने की, वो सेविंग कहां कहां पे की जाती है? ठीक है, वो राइस के डिब्बे में, ठीक है, या वहां पे क्या है कि अनएक्सपेक्टेड वहां पे पैसे मिल जाते हैं। आपके हाथ में भी कभी लगे होंगे पैसे, ठीक है, कुछ निकालने गए हाथ में पैसे आ गए, ये कहां से आ गए? ये जादू, मैजिक है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया कि वो अलग अलग वहां पे क्या अकाउंट में रखा था, अलग अलग अकाउंट में रखा था, उससे अलग अलग अकाउंट से निकाल के, मतलब उस अलग अकाउंट से निकाल के उस प्रॉपर अकाउंट में डाल दिया। अभी इतना ही किया। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो आपको यह क्या करना है? 1.5 लाख यहां पे डेबिट कर देना है और 1.5 लाख एसेट को क्रेडिट कर देना। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो, प्रोविजन फॉर एसेट को क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि एसेट की वैल्यू डिप्रिसिएशन से कम होती है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 1.5 लाख टू एसेट अकाउंट 1.5 लाख। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? एसेट के क्रेडिट साइड पे 1.5 लाख आ गए और एसेट की वैल्यू कितने में आ गई? अभी 3.5 लाख। अभी आप 4 लाख का सेल दिखाओ तो 50,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। एसेट को क्रेडिट मिलेगा 4 लाख का और बैंक को डेबिट मिलेगा और 50,000 का प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इसके आगे प्रोसीजर वैसी है। अभी यहां पे ध्यान देना, देखिए, इफ याद रखना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सच में ये चीजें आपने पढ़ी थी? एसेट डिस्पोजल हो गया, आई एम श्योर नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, और आपके मेरे हिसाब से आपके बुक में उसके ऊपर क्वेश्चन भी शायद है, एसेट डिस्पोजल रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने आपको बोला था, सबको लगता है कि मुझे डिप्रिसिएशन आता है, ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी बातें कि जो सीखनी है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। मतलब मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सॉरी, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या किया जाता है, पेपर में ऐसा कुछ डाला जाता है कि जो पढ़ने में इग्नोर किया जाता है, जो चीजें इग्नोर की। जैसे फॉर एग्जांपल बीआरएस में सेकंड मेथड भी है, वो भी बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। मतलब वही पता होता है स्टेटमेंट, उसमें वहां पे क्या करो कि प्लस माइनस कर दो। सेकंड मेथड क्या, हमने वो कैश बुक बना लिया, पहले उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया, उसका बैलेंस निकाल लिया, वो उससे हमने बीआरएस बना लिया। तो बहुत से स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता कि बीआरएस का सेकंड मेथड भी है। अभी मान लो वो एग्जाम में आ गया, अब गलती करोगे कि नहीं करोगे? पक्का करेंगे, डेफिनेटली।
यस डेफिनेटली करोगे, कोई मतलब वहां पे उसमें चांस नहीं है। और बाद में क्या लगेगा, मैंने तो करेक्ट सॉल्व किया था लेकिन मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, मैंने आपको वही बोला है कि बैच स्टार्ट होते वक्त ही मैंने आपको बोला है क्या, कि मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगा, उसका प्रैक्टिस करके और अच्छा बनाओ। क्योंकि या तो मैं कंसेप्ट भगा सकता हूं या प्रॉब्लम में थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकता हूं। सो आई वाज थिंकिंग कि सैक्रिफाइस क्या करना है फिर, क्योंकि फास्ट ट्रैक मतलब क्या, लिमिटेड पीरियड के बैच, कम पीरियड के बैच, कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, आइदर इन कंसेप्ट्स और इन प्रॉब्लम्स। तो मुझे जो सेफ लगा ठीक वो है कि थोड़ा प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार समझ में आ गए कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स तो आप उसे प्रैक्टिस तो कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम एक भी सॉल्व नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक बैच में कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिकॉज लिमिटेड टाइम में वही पढ़ाना है। तो कहीं पे तो या तो कंसेप्ट भगाओ या प्रॉब्लम्स लिमिटेड रखो। बराबर, तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं पहले से कि कंसेप्ट जो है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या होता है उसमें, और बाद में प्रॉब्लम्स में जो है ओके वहां पे हम कुछ लिमिट्स रखेंगे और उसके बाद में आप आगे एडिशनल प्रैक्टिस कर लो। मतलब मान लो घर पे ऐसे डिस्पोजल का कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो आपको नहीं होगा कि ना आता ही नहीं है, आपको पता है क्या करना है, ऐसे डिस्पोजल क्या होता है। अभी उन्होंने क्या सोचा, मैंने अभी क्या किया, ठीक है, प्रोविजन जो है वो प्रोविजन किसके घर पे भेज दिया, एसिड के, उनका मिलन हो गया। ठीक है अभी वो चाहते कि नई जगह होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, लोनावड़ा, महाबलेश्वर, ओके लाइक तो वो चाहते हैं मतलब क्या है कि वो सेपरेट दिखाई देते। देखो बात समझो कि पहले एसेट अकाउंट अलग था, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग था। ठीक है बराबर, तो इन दोनों के लिए ये दोनों क्यों हम कंबाइन करें, क्यों, क्योंकि बेच रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां पे क्या है कि बाकी एसेट्स भी है और उसमें से एक एसेट बेची जा रही है। 3 प्लांट एंड मशीनरी है, 3 मशीन है, उसमें से एक मशीन बेची जा रही है। समझ आ रहा है मतलब वहां पे और लोग भी है, कहां पे एसेट अकाउंट में और लोग भी है। ठीक है, तो वहां पे डालना मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बाद में समझेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ऐसी केस में मैं बेटे में क्या करूं, आप बताओ। अभी आप मुझे पक्का बताए, आप बता सकते हो। हाँ क्या करूं, एसेट को भी उसके घर से निकालूं और प्रोविजन को भी उसके घर से निकालूं और नई जगह पे, ठीक है, दोनों को नई जगह दे दो। ठीक है, ताकि वो जो घर में रहे उनको कोई टेंशन नहीं, वो 2 मशीन अच्छे से चल रहे। ठीक है, और अरे मैं अच्छा ही बोल रहा हूं। ठीक है, मैं हमेशा अच्छा बोलता हूं। ठीक है, मैं कभी कुछ वहां पे बोलता नहीं। ठीक है, और ये बात जाहिर है आप लोग हंस रहे हो, मतलब आप भी बड़े हो चुके हो। ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल बात है, वहां पे 3 है, एक ही एसेट होती ना, कोई नहीं होता, और वो एक ही एसेट है, तो मैं प्रोविजन को उसके घर पे भेज देता। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। बट ऑलरेडी 3 एसेट है उस अकाउंट में, तो वहीं पे मैंने प्रोविजन को भेज दिया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, बाद में कंफ्यूजन होगा इस वजह से। ठीक है, हमने क्या किया, एसेट को भी निकाल दिया उस अकाउंट को, उस एक एसेट को, और उस एसेट के, देखो उस एसेट के प्रोविजन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, उस एसेट के प्रोविजन को आज तक जितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया वो भी निकाल दिया और कहां पे भेज दिया उन्हें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नाउ बोथ आर कंफर्टेबल, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एसेट अकाउंट है, डिस्पोजल है, अलग से उनका पता चला 5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख बचा हुआ है, 4 लाख में बेच दिया, 50,000 प्रॉफिट। समझ आया? एसेट अकाउंट, अगर मशीन आपने 3 ली एक साथ तो तीनों की एंट्री एक साथ ही की होगी ना, तो एक ही अकाउंट में तीनों भी एसेट है और उसमें से एक एसेट बेच रहे हो तो उसी अकाउंट में एंट्री करना कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो उससे बेटा उस अकाउंट से एसेट निकालो और दिखाओ कि ये बेच रहे हैं, हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो एसेट कम हो गई ना। तो कहां पे भेज देंगे, एसेट डिस्पोजल के डेबिट पे, एसेट डिस्पोजल में आ गए, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे और कहां पे भेज देंगे, एसेट के क्रेडिट साइड पे। एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे, एसेट बोल दिया मैंने गलती से, एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे। तो वो दोनों आपस में आ गए, अभी ऑटोमेटिकली सब कुछ आगे का हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज जस्ट अ सेपरेट प्लेस। ओके, उनका जो भी ट्रांजैक्शन है, उसके लिए वो सेपरेट प्लेस है, याद रहेगा।
हाँ, जिंदगी में भूलेंगे नहीं कभी। ऐसे कौन कंसेप्ट पढ़ा था ऐसा? हाँ, ओके। हाँ, तो अभी क्या करें, ये कंफ्यूजन होता है एसिड डिस्पोजल का, तो मुझे वो सेपरेट जगह ऐसा बताना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो यहां से उठा लो, किसे? एक एसिड को। मान लो ये कब करना है, समझ में आया लॉजिक? नहीं सेल, अरे कौन है वो सेल के टाइम पे? हाँ, अरे वो कब करना है एसिड डिस्पोजल अकाउंट सेपरेटली? व्हेन देयर आर मोर देन वन एसेट इन वन अकाउंट। 3 मशीन परचेस किए हो, तीनों मशीन उसी अकाउंट में लिख रहा है, तो एक बेच रहे हो ना, तो अगर आप वहां पे प्रोविजन ट्रांसफर करते हो तो उस एसेट का बैलेंस नहीं दिखाई देगा ना। 3 एसेट में से प्रोविजन माइनस हुई, प्रोविजन को प्रॉब्लम हो जाएगा, 3 एसेट है, ओके। तो समझ आ गया? तो इस वजह से सेपरेट है, ओके। तो चलो यहां से ले लो और कहां पे डाल दो? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो बोलो क्या करना है? हाँ, आप बताओ क्या करो? एसेट में डेबिट है, क्या करना है? एसेट को क्रेडिट और डिस्पोजल को डेबिट, बराबर। तो यहां पे आ जाएगी 2 एसेट। जनरली कब? व्हेन देयर आर मोर देन, अभी कैसे याद आ गया, समझ में कैसे आ गया? हाँ, मोर देन 1 एसेट इन 1 अकाउंट, 1 एसेट अकाउंट, एसेट इन एसेट अकाउंट, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। क्लियर? समझा? कोई डाउट है? नहीं। अभी क्या करना है बोलो? अगला, ये 5 लाख आ गए यहां पे। अगला प्रोविजन, प्रोविजन में कहां पे? क्रेडिट साइड पे ना, उससे डेबिट दे दो, ठीक है, और इसको क्रेडिट बाय। बेचना है ना, बेचना है ना, 1.5 लाख है ना वो। मैंने डायरेक्टली रिजल्ट क्या आएगा वो बता दिया। हाँ, दोनों सेपरेटली आ गए तो डायरेक्टली 3.5 लाख हो गया, ये रिजल्ट मैंने बता दिया। एक्चुअली पहले 1.5 लाख को तो आने दो, हाँ, तो बाद में रिजल्ट आएगा कुछ तो भी। हाँ, बाय क्या? बैंक कितना बेच देंगे ना, एसेट डिस्पोजल मतलब बेचने के लिए रखा है वो अलग अकाउंट, ठीक है। तो कितना? 4 लाख। और इन सभी से आपको प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो एंट्री क्या हो गई? एंट्री क्या हो गई? एंट्री अभी आज मिलेंगे ना, आएंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए बैठते हैं, वो मैथ्स में आ ही जाएंगे ना। उनको पूछना क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तुझे पता है क्या एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है? ठीक है, क्यों बनाते हैं पता है क्या तुझे? ठीक है, बैठ, मैं सिखा देता हूँ, बैठ, ठीक है। वो जब ये लॉजिक सुनेगा तो बोलेगा भाई हवा है तेरी, मतलब हवा कर दी, हवा। आगे तो एंट्री फॉर, कल मेरे आने के बाद में वहां पे स्टेज पे कोई तो हवा हवा चल रहा था, हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वो समझ में आ गया वो शायद से फिर इंटरमीडिएट के बैच के कुछ पुराने फाउंडेशन के होंगे, ठीक है। पता नहीं वो कैसे उनको पता चला हवा ये वर्ड, ठीक है। हवा से बहुत बड़ी हिस्ट्री में, मतलब पुराना, मतलब क्या है कि पास्ट जुड़ा हुआ है हवा इस वर्ड से, बता देंगे बाद में। हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं। Provision for depreciation account debit to asset, क्या कर दिया पहले एंट्री? हाँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट,
और दूसरा क्या, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। क्या कर रहा हूं मैं, एसेट को निकाल रहा हूं ना। और लास्ट में क्या किया, बेच दिया, प्रोविजन ट्रांसफर किया ना, ये प्रोविजन ट्रांसफर किया, ये एसेट आ गई सेपरेट अकाउंट में, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, बाद में बेच दिया। बेचने की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्री फॉर सेल। डिस्पोजल अकाउंट ना, डन। और बचा हुआ प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट कोई शक नहीं, पक्का डन। क्या हुआ, हवा जाने दो, ये क्या पुरानी बातें याद करके। हाँ, बाद में उसी बात से चिढ़ाओगे मुझे, ऐसा हो जाए। हाँ, मतलब आप लोगों का भरोसा नहीं बाद में। मतलब ऐसा था, ये रियल बोल रहा हूँ कि कैसा होता है कि मैं जहाँ से हूँ बार्शी, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा है कि पूरा इतना एक लड़क से उतना भी डेवलप नहीं है, थोड़ा सा अभी भी वहाँ पे क्या है कि एक थोड़ा सा रूरल सिटी मिक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हाँ है ना अपना, उसे पता है, हाँ ठीक है, गांव का ही है अपने, ठीक है। तो हाँ गांव वाला, हाँ वालो। तो वहाँ पे क्या था कि जो एक घर के सामने मेरे जो रहती थी, ठीक है, हाँ हाँ मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, हाँ ठीक है, तो वो टाइप का था घर के सामने, ठीक है। तो वो ऐसा होता था कि जनरली वहाँ पे लड़के लड़की या उस वक्त तो बात नहीं करते थे, अभी ज़्यादा जाना नहीं होता है, ठीक है, तो अभी का पता नहीं, ठीक है। तो वो मुझसे ज़्यादा बात करती थी, ठीक है, और वो सभी के सामने बात नहीं कर सकते, तो वो मुझे अलग से मिलके बात करती थी, मुझे बोलना है तुम मिलो, ठीक है। और उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने देख लिया बात, वो आके बात कर रही थी, ठीक है, वो तब से हवा है भाई की, ठीक है। तो इतना हो गया, मतलब बारिशी में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मतलब जो पहले से है, वो मुझे हवा नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अभी आप नहीं बुलाओगे, हाँ ठीक है। ओके, तो तब से बाद में वो भी मतलब क्या बोलते हैं उसे कि उसने बोल भी दिया जो बोलना था, ओके। बाद में वो कास्ट सेम नहीं थी तो वो अलग भी हो गए, वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा उसकी तरह रिकॉर्ड कर दे, मतलब मैं डाइवोर्स करने का हो गया प्लान में, ऐसा कुछ नहीं ना, हाँ ठीक है। नहीं वो मैम को पता है, ये एक्चुअली पता है, मुझे चिढ़ाते भी थे उस नाम से, वो सभी पता है, मतलब मैंने बता दिया। अभी यहाँ वहाँ से दोस्त कैसे कमीने होते हैं, अरे बाद में इससे मिलेंगे, मतलब आनंदी से मिलेंगे तो बोलेंगे हवा हवा, आपको पता है कि नहीं पता है हवा के बारे में, तो वो होने वाला है, मुझे पता था। तो जब मेरी पहचान हो गई मैम से, ठीक है, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया कि ऐसा था पहले, ठीक है, हवा करके सब कुछ बता दिया सेफ, ठीक है। तो ये सभी वहाँ पे कहीं बता दिया, ठीक है। तो पॉसिबल है कि मुझे लगा कि मैंने कि कौन से बैच में शेयर किया था मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये पहले शेयर किया था हवा वाला इंसिडेंस, ठीक है। तो तब से वहाँ पे कहीं सभी दोस्त मुझे हवा करके बुलाते हैं, ठीक है, आप मत बुलाना। हाँ, मेरी अभी कहाँ पे हवा में, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मतलब अभी कहाँ पे हवा है, ठीक है। उस वक्त थोड़ा सा वो भी कैसे मैं पसंद आ गया वो पता नहीं उसे, ठीक है। मैं तो मानता था कि मतलब क्या है कि वो ठीक है, कुछ लोगों की टेस्ट खराब होती है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझा पक्का? हाँ, ये सिर्फ आप लोगों को पता है, बाकी लोगों को बताया नहीं मैंने, ठीक है। हाँ हम बताए मत बताओ या ऐसा मत करो। हाँ, हवा होने दोगे? ये कोई डाउट है इसमें? नहीं, पक्का डन, ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान दो यहां पे
कि ये हो गए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाद में सेल हो गया तो क्या करेंगे, नई जगह, सभी बातें हो गई बराबर, ठीक है। पहले तो क्या है कि वो ऑलरेडी पहले से एक साथ रह रहे, पहली मेथड में डिप्रिसिएशन और एसेट पहले से एक ही जगह पे है पहले, और दूसरे केस में क्या है, वो अभी तक एक साथ नहीं रहता है, ठीक है, तो हमने उनको मिला दिया, ठीक है। या तो एसेट एक ही है तो एसेट अकाउंट में भेज दिया, या फिर एसेट एक से ज्यादा है तो हमने क्या किया, नया अकाउंट बना दिया और वहां पे भेज दिया दोनों को। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट है? तो इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में सेल की एंट्रीज हो जाती है। क्लियर, ये हो गए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। नाउ सेकंड वन इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कैलकुलेशन। उसमें कौन सा आता है, एसएलएम, सभी को पता है। एसएलएम में दो तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख के नहीं दूंगा बट डिस्कस तो कर सकते हैं फटाफट। दो तरीके से कैसे, या तो आपको परसेंटेज दिए होते हैं या फिर लाइव दी होती है। कभी भी याद रखना, जब लाइव दी होती है तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है। लाइव जब भी दी है, आगे भी याद रखना, लाइव जब दी होगी तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। जैसे कि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में क्या होता है, लाइव दी होती है, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, जितने साल लाइफ मतलब एसेट चलने वाली है उसकी डिजिट, उससे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसी केस में हाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन एसएलएम, ऐसी केस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, लाइफ जो है उससे हम डिवाइड करते हैं। अभी एसेट की कॉस्ट मतलब कितनी कॉस्ट, याद रखना, एसेट रेडी होने तक जो जो खर्चे किए, एसेट रेडी होने तक जो जो खर्चे किए एसेट के ऊपर, वो सभी इंक्लूड करना है। मतलब क्या, उसकी परचेस प्राइस, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, बाद में साइट प्रिपरेशन, जगह बनानी पड़ी ना जहां पे इंस्टॉल करना है, बाद में ट्रायल लिया, ट्रायल रन, ये सभी खर्चे एसेट की वैल्यू में जोड़ने हैं। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस, और उसके बाद में कॉस्ट आएगी, और वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करना, डायरेक्टली कॉस्ट नहीं। कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस बिफोर एसेट इज रेडी टू यूज। यस, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज भी आता है या लाइफ भी आती है, परसेंटेज या लाइफ हो, एक बार पहले साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वही हर साल कंटिन्यू होगा, वही हर साल कंटिन्यू होगा। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड, और आपको लाइफ भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है, तो एक प्रॉब्लम आपके सामने ऐसा आ गया एसएलएम का, जहां पे लाइफ भी दिया है एसेट की और परसेंटेज भी दिए, तो लाइफ भी दिया और परसेंटेज भी दिए, दोनों भी मिले, तो बाकी लोग, मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास पढ़े वही बोल रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। मतलब लाइव देने के बावजूद वो परसेंटेज देते, मतलब उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि इतने ही परसेंटेज से प्रोवाइड करना है। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता तो उस केस में लाइफ ही सफिशिएंट थी ना। तो कभी भी लाइफ और परसेंटेज साथ में आ गए अगर इन केस, तो आपको परसेंटेज पे जाना है। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ से जाना होता तो परसेंटेज डिसाइड नहीं क्या डिसाइड करना पड़ता है आपको, पहले तो लाइफ और परसेंटेज, और लाइफ जनरली आपको पता होती है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो कितने परसेंटेज अप्लाई करने, और आपने अगर परसेंटेज भी कैलकुलेट करके रखे, इसका मतलब क्या, यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू परसेंटेज। याद रखना ये छोटी पॉइंट है, अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट थिंग इज दैट दोनों दिया हो, आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, लाइफ भी दिया और परसेंटेज भी दिया है तो परसेंटेज। क्लियर? बाद में डब्ल्यूडीवी तो आपको पता ही है क्या, इसका नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों है? क्योंकि डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। व्हाट इज रिटर्न डाउन वैल्यू? डिप्रिसिएशन माइनस वैल्यू, माइनस होने के बाद में जो वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं डब्ल्यूडीवी। मतलब 1 लाख में से 10% डिप्रिसिएशन किया, कितना बचा? 90,000। तो डब्ल्यूडीवी क्या है? 90,000। ठीक है, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बुलाते हैं बीवी। क्या बुलाते हैं? बीवी, बुक वैल्यू। ऐसे क्या दिख रहे हो? हाँ, बुक वैल्यू बीवी, उसे हम क्या बुलाते हैं? बीवी बुलाते हैं। ठीक है, माइनस होने के बाद में जो बचता है वो क्या है? बीवी। क्लियर? हाँ, ठीक है, तो बीवी या उसे हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यूडीवी। अभी डिप्रिसिएशन अगला प्रोवाइड करना है 10%, किस पे करेंगे? 1 लाख पे या 90,000 पे? 90,000। एज वी आर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑन 90,000 व्हिच इज डब्ल्यूडीवी,
तो इस वजह से इसे WDV मेथड कहा जाता है। सर BV मेथड क्यों नहीं कहते फिर? ठीक है, तो अगे बुक वैल्यू मतलब क्या होता है कि आज जो एसेट की वैल्यू दिख रही है बुक्स में, उसे बुक वैल्यू कहा जाता है, और वो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद में दिखाई देती है। क्लियर? तो आगे नेक्स्ट WDV, बाद में SYD मतलब सम ऑफ, ये सभी जो है देखो ये सिर्फ कैलकुलेशंस है, मेन तो आपका काम यहीं पे रहने वाला है, ऊपर वाला, समझा है? स्पेशली फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेशली काम ऊपर वाला है। ऊपर वाला मतलब क्या? घर बना के देना मतलब उसका अकाउंट बनाना, ठीक है, और वो एंट्रीज करके देना, ये फाउंडेशन वालों का मेन काम रहेगा। ठीक है, और CPD के लिए कैलकुलेशंस के आने के ज्यादा चांसेस है, मतलब मेन फोकस किसका कहां पे रहने वाला है। ठीक है, एक का बना के दो, दूसरे का क्या बोलते हो उसे, हाँ कैलकुलेट करके दो। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्या होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड? एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फटाफट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि सम ऑफ ईयर्स, हाँ एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एसेट कितने की है? एसेट इज ऑफ, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 मिनट, 3 लाख, नहीं आपका नहीं सुनूंगा मैं, 1 लाख 2 लाख नहीं, वो मैंने क्यों लिया है ऐसा अमाउंट, आगे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लाइफ इज 5 ईयर्स, ये एग्जांपल, लाइफ इज 5 ईयर्स। तो सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? सम, सम बोलो ना, टोटल। ओके, हम जब ऐड करते हैं तो उसे सम बुलाते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट, मतलब जो ईयर्स है 5, उसके डिजिट्स कितने आते हैं? 1 2 3 4 5, इनकी टोटल लेनी है। मतलब कितना आता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना आता है? 15, और उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है। इस वजह से इसे कहा जाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो कैसे? देखो ध्यान दो, ध्यान दो, कितने सम डिजिट कितने हैं? ये डिजिट है ना, बराबर, ईयर्स डिजिट 1 2 3 4 5, शाबाश, आपको 1 2 आता है, मतलब आप सीए बनोगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ चलो, टोटल कितना है? 15। ठीक है, ये हो गया सम, समझ में आ गया? ये हो गया सम। ठीक है, इस बेसिस पे जाना है आपको, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अभी आप देखो, पहले साल में ये तो पता चल गया कि टोटल कितना है जिससे डिवाइड करना है डिप्रिसिएशन बांटने के लिए, लेकिन पहले साल में कितना डिप्रिसिएशन डाला जाए सबसे ज्यादा? क्यों? ये जो मेथड है ना, इट इज सिमिलर टू WDV मेथड। ये मेथड ये मान के चलते कि डिप्रिसिएशन सबसे पहले साल में ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा यूज या ज्यादा इफिशियंसी पहले साल में रहती है एसेट की, मशीन्स की। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या कहता है, इन डिजिट में से सबसे ज्यादा पहले साल प्रोवाइड करो, बराबर ना? पहले ज्यादा प्रोवाइड होना चाहिए, एंड में पहले, बराबर ना? नया है तभी तो ज्यादा, हाँ ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा यूज किया जाएगा, करेक्ट है? हाँ, बाद में वहां पे क्या है कि इफिशियंसी कम हो जाती है, मशीनरी। हाँ ठीक है, देखो आप क्यों हंस रहे हो, मुझे सच में पता नहीं है। ठीक है, आप हंस रहे हो इस वजह से मुझे भी हंसी आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने कुछ भी गलत बोला? मशीन आप लेते हो, मशीन नहीं है तो इफिशियंसी ज्यादा होगी, और यूज कर करके इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बोला है मैंने, तो वही बोला कि जो एक्चुअल में होता है, और जो WDV मेथड, और कौन सा बोलता है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड ज्यादा बेटर, SLM या WDV? ठीक है, हाँ पहले साल कितना? 5, सबसे ज्यादा यूज पहले साल में क्या होगा? ठीक है, तो हाईएस्ट यूज 5, बाद में दूसरे साल में कंपेरेटिवली कम, बराबर, बाद में कितना? 3 2 1, बराबर। तो अभी मैं क्या करूंगा? 3 लाख डिवाइड बाय
15 इंटू 5 पहले साल का। हाँ, हाँ, 1 लाख लिख रहे हो ना आप लोग? कुछ लोग नहीं लिख रहे, वो अभी भी इफिशियंसी पे ही है। हाँ, लिख दो। कितना? आप सभी का कैलकुलेट कर लो। सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ठीक है, ये पहले सॉल्व करो। ठीक है, लिख लिया पूरा। अगला नेक्स्ट डिप्लेशन मेथड। सभी में ये जो चल रहा है ना कैलकुलेशन, सभी में मेथड तो वही होगी ना, आइदर एसेट में डाल दो डायरेक्टली या फिर सेपरेट अकाउंट में। क्लियर? मेथड तो वही रहेगी, सिर्फ मैं कैलकुलेशन करना अभी आपको बताया हूं। डिप्लेशन मेथड एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? हाँ, वेस्टिंग एसेट्स लाइक कोल माइन, बराबर, कोयला, ठीक है,
वो निकालने की जगह आगे क्या, ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स क्या होता है, जहां से ऑयल निकालते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, जनरली क्या होता है पता है क्या, ये जो होते हैं वो आपके नाम पे नहीं होते हैं, वो आप किसी से लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो। ओके, लीज पे या रेंट पे लेते हो कि 10 साल का लीज हम लेते हो, 10 साल में हम क्या करेंगे, उस कोल माइन से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन वहां पे होगा। तो अभी क्या होता है, ये हमें क्या देखना है कि हमने कितना पे किया, बराबर, उसकी भी लाइफ है ना 10 साल, कितना आपने कॉस्ट की, कॉस्ट पे की, डिवाइडेड बाय जितना आप 10 सालों में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, बराबर ना। उसमें कितना भी कोल पड़ा होगा दैट इज नॉट रिलेवेंट, हमारे लिए कितना मैक्सिमम यूज है वो ज्यादा रिलेवेंट है। समझ रहे, ठीक है। मतलब कोल माइन में कोल बहुत ज्यादा हो सकता है जो 100-200 सालों में भी निकाला नहीं जाएगा, फॉर एग्जांपल। तो हम वहां पे कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट करें कि वो जो कोल निकल रहा है, ओके, वो 100 ईयर्स में मान लो 1 लाख टन, फॉर एग्जांपल कोई तो लेके चलते 1 लाख टन, बराबर, 1 लाख टन निकल सकता है कितने सालों में, 100 ईयर्स में 1 लाख टन निकल सकता है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपने वहां पे क्या किया, उसके लिए आपने मान लो कि 10 लाख रुपीज दे दिए, समझ आ गया। तो पर 10 रुपीज कॉस्ट हो गई, नहीं, आपको 10 साल का ही अलाउड है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10 साल में हम टोटल कितना एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 10 साल में आपको पता चला कि मैक्सिमम कितना, 20,000 टन कर सकते हैं। तो उसके लिए 20,000 टन के लिए आपने 10 लाख दिए ना, बराबर, या 1 लाख टन के लिए 10 लाख दिए, किसके लिए दिए, 20,000 के लिए ना। तो आपने क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन करते वक्त मैक्सिमम लाइफ जो है इन यूनिट्स जितना एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 20,000 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल एक्सट्रैक्शन, पॉसिबल जितना कर सकते हैं, इनटू इस साल जितना एक्सट्रैक्शन किया, जितने यूनिट, जितने टन। तो मैं क्या करूंगा, अगर 10 लाख डिवाइड बाय 20,000 टन, 50 रुपए का एक टन, करेक्ट है, 50 ही हो गया ना, 20,000, हाँ 50, ठीक है, 50 रुपए एक टन हो गया। और ऐसे कितने टन का एक्सट्रैक्शन किया इस साल, तो मान लो कि 2,000 टन का। तो क्या करेंगे, 50 इंटू 2,000, तो कितना यूज कर लिया, 1 लाख का, 1 लाख का ही किया ना। ओके, तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वजह से लाइफ दी है सही, मैक्सिमम नहीं, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाले। हाँ, डन। उसका पेड फॉर लीज, राइट, पेड फॉर 10 years लीज ऑफ कोल माइन, क्लियर। आगे क्या, टोटल कोल अवेलेबल इन कोल माइन कितना है, इज 1 लाख टन, 1 लाख टन, बराबर। बट इन 10 years ओनली क्या,
मैं 10 लाख है ना, सॉरी, इंटू इंटू कितना, नहीं यहाँ पे डालना था इन करंट ईयर, इन फोर्थ ईयर, हाँ 4000 हो सकता है ना किस साल ज़्यादा। फिर से यही बात हो रही है कि जनरली जो होता है, ओके, कुछ चीज़ों में जैसे कि लीज आपने कोल माइन का ले लिया, तो उस केस में पहले साल जनरली एक्सट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मशीन सेट वगैरह करनी पड़ती है ना, ठीक है, एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, क्लियर, तो उस केस में उतना वो क्विकली एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते, और बाद में वो सेट हो जाता है, सभी को आदत लग जाती है, तो उस केस में कोई एफिशिएंट वे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उस तरह से बाद में जनरली एक्सट्रैक्शन जो है ना ज़्यादा होने लगता है। मतलब पहले साल मान लो कि सिर्फ 1000 टन हो गया, ऐसा नहीं होता कि नहीं 20,000 7 साल में निकलेगा तो हर साल 2000 ही निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। हमने अंदाजा लगाया कि पहले साल कम होगा, रीज़न नए एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, बाद में इक्विपमेंट्स नए कैसे यूज़ करना है पता नहीं है, ठीक है। तो उस केस में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है कि जहाँ पे हो सकता है कि पहले साल में उतना इफेक्ट नहीं मिला, उतना वहाँ पे क्या है कि एक लेटर से यूज़ नहीं हुआ, क्लियर। तो 1 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू, हाँ क्या 4000 ना, कितना, डन। ये डिपेंड करता है कि पहले कितना यूज किया, कम ज्यादा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, हाँ। तो जो वहां पे एप्लीकेबल है वो मेथड आप लगा सकते हो, बराबर, ठीक है। कुछ जगह पे पहले ज्यादा यूज बाद में कम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा वो डिपेंड करता है इस पे, यूज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, एसेट टू एसेट, ये डिपेंड करता है, यूज करने वाले पे नहीं, हाँ। एसेट टू एसेट, बिजनेस टू बिजनेस, वहां पे डिपेंड करता है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट आगे? नहीं, एनयूटी से पहले 1 मिनट, मशीन आवर्स और दूसरा यूनिट लाइफ, life of asset is given in hours, लाइफ ऑफ एसेट इज गिवन इन आवर्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, लाइफ दी है ना, लाइफ दी है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है, इससे आपने ऊपर क्यों माइनस की, यहाँ पे लाइफ दी थी टन्स में, बट जनरली लीज पे आप एसेट लेते हो तो स्क्रैप वैल्यू को थोड़ी ना मिलती, 10 साल बाद वो लीज खत्म हो जाती है, उसके ऊपर आपका कोई भी हक नहीं बनता है। मशीन क्या होती है, बंद पड़ गई तो भी उसका स्क्रैप बेच के कुछ तो भी मिलता है, क्योंकि वो मशीन आपकी ओनरशिप में है, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना कि वहां पे हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं की, तो यहाँ पे मशीन ही है लेकिन उसकी आवर्स में लाइफ बताई, बराबर, आवर्स में लाइफ बताई, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल लाइफ इन आवर्स, इनटू
डन। उसमें भी लाइफ दी है ना, सिर्फ किसमें दी है, कितने यूनिट्स बनते हैं उसमें लाइफ दी है, तो क्या करोगे, ऊपर स्क्रैप आर डाल देना, स्क्रैप वैल्यू आपके नोट्स के क्वेश्चन के नाम बताओ मुझे, जो भी है। हाँ, चार है दोनों में, ठीक है, सेम। एन्युटी मेथड, ध्यान देना, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड क्या होता है, ध्यान दो, थोड़ा सा लॉजिक ठीक से समझो, ठीक से ध्यान देना। अरे आपने 5 लाख रुपए मान लो मशीन में इन्वेस्ट किए, करेक्ट है, मशीन में इन्वेस्ट किए, अभी होगा क्या इससे, क्यों किए बताओ, हाँ, मतलब प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्शन से हमें क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो आपने एक देखो, आपने ये नहीं सोचा क्या कि ये 5 लाख अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दूं, वैसे भी 10% मिलेंगे, 50,000 तो वैसे भी मिलेंगे ना। तो आपने क्यों ये पैसे आपने शेयर्स में लगाए, सॉरी मशीन में लगाए, ज्यादा प्रॉफिट मिले, बराबर ना। मतलब ये क्या हो गया कि ध्यान दो, ऑलरेडी अगर मैं ईयर एंड तक रुकता, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर देता, ईयर एंड तक रखता, तो उस केस में मेरे जो 5 लाख है वो 5.5 लाख हो जाते, बराबर ना। कैसे, 10% का इंटरेस्ट, ठीक है, तो उससे 5.5 लाख हो जाते। बट मैंने मशीन में इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने कितने रिस्क उठाई, वो 5 लाख के एसेट 4.5 लाख हो गई एक साल बाद। समझा क्या बोल रहा हूं, मतलब मैंने टोटली जो रिस्क उठाई वो 1 लाख की है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, टोटली कितनी रिस्क उठाई, 1 लाख की। कैसे, 5 लाख की ऐसे, 5 लाख की कैश कितनी हो जाती है, 5.5, इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, 5.5, वो कितनी हो गई मशीन में इन्वेस्ट करने से, 4.5 लाख, ठीक है। मतलब जो एसेट की वैल्यू मतलब 5.5 लाख दिखनी चाहिए थी, जो वो 4.5 लाख हुए, उस लॉजिक से अलग लॉजिक बोल रहा हूं। तो ये एन्युटी मेथड बोलता है कि क्यों ना वो इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाए एसेट की कॉस्ट में, जो आप छोड़ रहे हो एसेट लेने के लिए। कितना छोड़ दिया आपने, 50,000, मतलब मैंने 5 लाख तो छोड़ दिए, मतलब 5 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया, प्लस 50,000 भी छोड़ दिया, मतलब मैंने इस एसेट के लिए जो कॉस्ट उठाई है वो कितनी है, 5.5 लाख। और इस कॉस्ट को कहा जाता है, जो 50,000 मैंने छोड़ दिया उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो हमने खो दिया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो हमने खो दिया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। बाजी वाला डायलॉग याद आ गया ना, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ रहा है, हाँ, ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ रहा है, ओके। तो जो खो दिया उसे क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गया, ओके, उसे अपॉर्चुनिटी। आप यहां पे क्लास में बैठे हो तो आपने कुछ तो भी सैक्रिफाइस किया ना, ठीक है, आप भी जगह देख सकते थे, ओके, मतलब क्रिकेट हो गया खेलने के लिए, हाँ, तो आपने भी कुछ सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो जो आपने छोड़ दिया उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुलाते हैं। ये कंसेप्ट ज्यादा बेटर इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, बराबर, याद रखना, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो आपने खो दिया, कुछ भी पाने के लिए कुछ तो भी खोना पड़ता है, ठीक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने मशीन लेने के लिए इंटरेस्ट खो दिया, करेक्ट है ना, मशीन तो आ गई बट मैंने क्या खो दिया, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये एन्युटी मेथड बोलता है कि अकाउंटिंग करते हो वो चीजें भी कंसीडर करो जो आपने मशीन की वजह से छोड़ दी, ठीक है। मतलब
5 लाख दिखाई देंगे, ध्यान देना एसेट में कितने दिखाई देंगे 5 लाख और प्लस 50,000 किसके आगे अपॉइंट मतलब इंटरेस्ट के जो हमने खो दिया, ठीक है। तो 5.5 लाख दिखना चाहिए और एंड में डिप्रिसिएशन वहां पे प्रोवाइड करना चाहिए हर साल। अभी सेकंड ईयर के एंड में आपको फिर से एक ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, एसेट 4.5 लाख पे बेच दो बराबर और वो 4.5 लाख फिर से इन्वेस्ट कर दो, ये एंड पे भी ऑप्शन था यस। लेकिन आपने क्या किया, नहीं मशीन ही चाहिए, ठीक है अरे हंसने वाली बात क्या है, मशीन ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसी केस में हमने क्या किया, मशीन में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया। मतलब आपने उस वक्त भी आपके पास मौका था क्या 4.5 लाख के ऊपर 45,000 रुपए कमाने का, तो सेकंड ईयर में आपने क्या सैक्रिफाइस किया 45,000। मतलब अगर सेकंड ईयर में मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होता 4.5 लाख प्लस 45,000 मतलब कितना हो जाता 4,95,000, समझ आ रहा है। मतलब हर साल मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो बेच सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं कुछ इंटरेस्ट छोड़ रहा हूं, बराबर ना, समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसी केस में आपको हर एक कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो उस केस में कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेटली लगती ही है। छोटा डिसीजन, एकदम छोटा डिसीजन भी आप कोई ले रहे हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये तो मशीन का डिसीजन है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 5 लाख कहीं और लगा सकते हैं। छोटे से छोटा डिसीजन मतलब क्या क्या एग्जांपल, हाँ एकदम छोटा, अगर आप सोचते हो, ठीक है अच्छा एग्जांपल देता हूं, हाँ उम्मीद मत लगाना, हाँ ठीक है। तो मतलब 11th में जब आए तो 11th में आपके पास क्या था, ऑप्शन थे, ओके आइदर टू गो फॉर कॉमर्स और साइंस, तो आपने सिलेक्ट किया होगा कॉमर्स या किसी ने साइंस सिलेक्ट किया हो, जो भी है, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया तो उस केस में आपने कुछ तो भी छोड़ दिया, बराबर। तो जो आपने सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो आपने सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, करेक्ट है। ओके मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या बताऊं, ठीक है जड़ दो, हाँ ठीक है। तो हाँ हवा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, शादी के लिए, हाँ हाँ नहीं वो तो पहले ही गए थे, हाँ चलो आगे। एन्युटी मेथड में क्या होता है, दिस मेथड कंसिडर्स as cost of investment. Therefore, in addition to क्या रेगुलर एंट्रीज, वो जो रेगुलर एंट्रीज है उसके एडिशन में, उसके अलावा, इन एडिशन टू रेगुलर एंट्रीज के अलावा following entry एवरी ईयर एंड, हर साल एक एंट्री पास करनी। इंटरेस्ट मिलता तो इनकम होता ना, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट, और ये किसके लिए गवाया आपने, एसेट के लिए, तो एसेट को डेबिट कर दो, मतलब एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, 5.5 लाख हो जाएगी, बराबर। और इंटरेस्ट भी वहां पे क्रेडिट दिखाई देगा, मतलब ऐसा दिखाई देगा एसेट की वजह से इंटरेस्ट आया बट एसेट में लग गया, इंटरेस्ट फायदा है आ गया, इंटरेस्ट को क्रेडिट मिल गया लेकिन वो एसेट के लिए लग गया 50,000, ऐसा आपको दिखाना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी एट द एंड ऑफ, हाँ ठीक है। तो एंट्री बोलो एसेट अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ, टू इंटरेस्ट अकाउंट। डन, ओके। अब यहां पर देखो, वो तो कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, बहुत आसान है, सिर्फ ये एंट्री ऐड करनी है, बाकी डिप्रिसिएशन की एंट्री वही, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। तो बोलो कैसे, कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं लेना है उसमें, ठीक है। कॉस्ट इनटू एन्युटी फैक्टर आपको दिया जाता है, एन्युटी फैक्टर, वो एन्युटी फैक्टर इंटरेस्ट कंसिडर करके ही मिलता है आपको, मतलब वो ऐसा एन्युटी फैक्टर देंगे कि आप इंटरेस्ट हर साल ऐड करोगे एसेट में तो भी 5 साल में डिप्रिसिएशन इक्विवेलेंट होगा, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद में डिप्रिसिएशन, फिर भी आप डिप्रिसिएशन 5 साल प्रोवाइड करते जाते हो, इंटरेस्ट ऐड करने के बावजूद भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एन्युटी फैक्टर आपको दिया जाता है प्रॉब्लम में, और वो एन्युटी का कंसेप्ट आपको कहां पे पढ़ना है, मैथ्स में ज्यादा डिटेल में, है ना, ठीक है। वहां पे आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि एन्युटी में हम क्या सोचते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना आपने छोड़ दिया, लाइक दैट, वो वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हम क्या करें, 5 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड करें और ऐसा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करें कि इंटरेस्ट इंक्लूड करने के बावजूद भी एसेट की वैल्यू एंड में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया, सिर्फ एक एंट्री ऐड करिए, ये एंट्री, बाकी तो सब कुछ सेम है। एसेट परचेस की एंट्री वही, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। बाद में क्या करना है, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन से पहले एक काम करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है, और एंट्री क्या करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एसेट को डेबिट मिल गया, बराबर। और बाद में क्या करना है, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट इनटू एन्युटी फैक्टर, इंटरेस्ट लेना क्या कॉस्ट में, नहीं, ठीक है। एन्युटी फैक्टर में वो कंसिडर करके ही बोला जाता है कि इतना इंटरेस्ट हर साल प्रोवाइड करोगे तो 5 साल बाद कैसे वो कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हर साल, आपने ऐसे देखा होगा, इतना इन्वेस्ट किया अमाउंट हर साल तो 5 साल बाद वो इतना होगा, लाइक दैट। ऐसा एन्युटी अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले तो पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया तो 5 साल बाद इतना होगा इतने रेट पे, तो लाइक दैट वो उन्होंने एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करके दिया होता है। डन, कोई डाउट है इसमें, नहीं, ठीक है। तो चलो बाकी हम कल देख लेंगे, बाय। सभी को कंसेप्ट समझा देना, प्रोविजन वाली, हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन।